भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों बोलियां बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं और 22 लैंग्वेजेस 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिली है। तो ऐसे में इतने बड़े देश में जहां पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, किस भाषा में बच्चों को एजुकेशन दी जाए, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से ये जो भाषा संबंधी समस्या है इसका सॉल्यूशन निकालने का एक प्रयास किया गया, एक कोशिश की गई। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या है और इसमें किन तीन भाषाओं की बात की गई है जिसमें बच्चों को एजुकेशन दी जाए या जिन भाषाओं को बच्चों को सिखाया जाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, सो त्रिभाषा सूत्र को भारत की भाषा समस्या के समाधान का सर्वोत्तम साधन या बेस्ट सॉल्यूशन माना गया। इट इज नेदर रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन नॉर टू हायर एजुकेशन। इसका संबंध ना तो प्राथमिक शिक्षा से है और ना ही उच्च शिक्षा से है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सेकेंडरी एजुकेशन से है, माध्यमिक शिक्षा से है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किस स्टेज के लिए, किस स्तर के लिए बनाया गया, किस पे लागू होता है, अप्लाई होता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन पर, माध्यमिक शिक्षा पर। स्कूल में आपने भी देखा होगा जब आप 6th क्लास में आते थे, जो बच्चे ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से हैं, कि आपको 6th क्लास में ही आपको थ्री लैंग्वेज जो है आपको पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। ठीक है। In the year 1956, the Central Advisory Board of Secondary Education created the three language formula. किसको किसने क्रिएट किया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1956 को इस फॉर्मूले को बनाया। और उसके बाद क्या हुआ? 1957 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस फॉर्मूला, कि भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकार कर लिया। और फिर 1961 में अलग अलग स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें लगभग काफी सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस फॉर्मूला को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हम इसको अपने स्टेट में लागू करेंगे। ओके। और अब हम बात करते हैं कि इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन कौन सी थ्री लैंग्वेज थी जिसको सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को सिखाए जाने, पढ़ाए जाने की बात की गई। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली लैंग्वेज आती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। मान लो आप दिल्ली में हैं, ठीक है, आप बिहार से आए हैं, तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है, मगही हो सकती है, मैथिली हो सकती है, लेकिन दिल्ली में इस भाषा में तो एजुकेशन देना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ की जो सेकंड हम देखते हैं रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय जो भाषा है, क्या है यहाँ की? हिंदी या इंग्लिश। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में भी बात करें तो हिंदी। तो यहाँ पे जो आपको एजुकेशन की जो पहली जो भाषा जो होगी वो क्या होगी? वो हिंदी। आपका जो मीडियम क्या होगा? हिंदी होगा। ठीक है। इसी तरह से मान लो आप जो रहते हैं पंजाब में रहते हैं, तो आपकी पहली भाषा क्या होगी? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा क्या होगी? पंजाबी। ठीक है। और इसी तरह से आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपकी पहली भाषा क्या होगी? मराठी। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी भाषा, हिंदी अथवा अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश। मान लो आपकी पहली भाषा क्या है? हिंदी है, तो दूसरी भाषा क्या हो सकती है? अंग्रेजी है। पहली भाषा आपकी पंजाबी है, तो दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो सकती है। स्टेट पे डिपेंड करता है। पहली भाषा आपकी मलयालम है, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो सकती है। ओके। और थर्ड लैंग्वेज जो पहली और दूसरी लैंग्वेज के रूप में आपको ना पढ़ाई जा रही हो, इसमें एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी है? जिन 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली है हमारे में, ठीक है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, तो उनमें से उन लैंग्वेज को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहा जाता है। तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, या कोई यूरोपियन लैंग्वेज हो सकती है जो आपने पहली और दूसरी भाषा के रूप में ना पढ़ा हो। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में इन तीन भाषाओं की बात की गई है। ठीक है। फिर क्या हुआ? इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया द सॉल्यूशन
टू द लैंग्वेज प्रॉब्लम वाज फाउंड थ्रू द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, कि भारत जैसे एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से जो भाषा संबंधी समस्या थी इसका समाधान ढूंढा गया, एक कोशिश की गई, ठीक है। बट दिस सॉल्यूशन रिगार्डिंग लैंग्वेज वाज पॉलिटिकल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये जो समाधान था एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल था, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, उन्होंने आपसी रजामंदी से कहा कि ठीक है हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये पॉलिटिकल था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। फिर क्या हुआ, 1964-66 में कोठारी कमीशन आया और उसने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद इसी के संबंध में अपनी जो सजेशन दिए तीन भाषा के संबंध में कौन कौन से थे, उसने भी बोला कि पहली लैंग्वेज मातृभाषा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, और को फेडरल लैंग्वेज मतलब क्या है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज दूसरी भाषा के रूप में होनी चाहिए। और तीसरी भाषा, थर्ड लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, और यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। विद द स्टूडेंट हैव नॉट स्टडी एज अ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जिनको बच्चों ने पहली दूसरी भाषा के रूप में या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मातृभाषा के या शिक्षा के माध्यम के रूप में ना पढ़ा हो, वो तीसरी लैंग्वेज होगी, ओके। फिर आगे चलकर 1968 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी इसको एक्सेप्ट किया गया, इस फॉर्मूले की बात की गई, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। और इस पॉलिसी में भी जो तीन भाषाओं की बात की गई, कौन कौन सी, पहली मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज सेम, ठीक है। सेकेंड सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी भाषी राज्यों में कोई आधुनिक भाषा अथवा अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। मतलब क्या है कि मान लो अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो भाषा होगी हिंदी होगी, ठीक है, प्रथम भाषा, पहली भाषा। तो दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी भाषी राज्यों में कोई आधुनिक भाषी, मतलब कोई आधुनिक भाषा जो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा हो सकती है, या अंग्रेजी हो सकती है। और मान लो कि हम गैर हिंदी भाषी राज्यों में रह रहे हैं, जैसे पंजाब की बात करते हैं, हम बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं, हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, तो वहां पर दूसरी लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी कोई एक हो सकती है, ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मतलब ये यहाँ पे साफ है कि जो पहली और दूसरी भाषा के रूप में हम नहीं पढ़ रहे वो हमारी थर्ड लैंग्वेज हो सकती है, तो इंग्लिश भी हो सकती है, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, ओके। फिर the policy also suggested that mother tongue should be the medium of instruction at the primary level, and the state government should adopt this formula and try to implement it seriously। कि इस नीति में कहा गया 1968 में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा ही होना चाहिए, और राज्य सरकार इस सूत्र को अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरता पूर्वक इसको कार्यान्वित करे, इसको अप्लाई करे, इंप्लीमेंट करे, उसकी कोशिश करे इसको अप्लाई करने की, ओके। फिर आगे चलकर 1986 की जो पॉलिसी आई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को का समर्थन किया गया। और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन 1992 और न्यू एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 आया, इसमें भी इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को स्वीकार किया गया, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, ओके। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, पहली लैंग्वेज क्या थी, सेकंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।